तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था, लेकिन पता चलता है अभी भी लिंसा को बचाने के थोड़े बहुत चांसेस है, क्योंकि उसकी सोल अभी भी उसके पास में है। लेकिन कुछ फायदा नहीं है, लिंसा की बॉडी पहले नष्ट हो चुकी है, इसलिए लिंसा को दोबारा से रीइंकार्नेट होना पड़ेगा और ये मरने के बराबर ही है। लिंसा सच में मारा जा चुका है। अगले कम से कम 10 से 15 साल तक तो उसको चेंगली के बारे में या फिर चेंगली को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। और अगर पता चल भी जाता है तो ये वो एग्जैक्ट लिन साओ नहीं होगा, ये कोई दूसरा कैरेक्टर होगा, क्योंकि चेंगली जानता है लिन साओ को, एक बंदे को, ना कि उसकी सोल को। और सोल जब किसी नई बॉडी के अंदर होगी तो वो पर्सन भी एकदम अलग होगा। और वैसे 10-15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने टाइम तक चेंगली खुद भी सर्वाइव कर पाएगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। उसे 5 साल के अंदर इस पूरी दुनिया को जीत लेना है। और सिस्टम ने अभी तक कई सारे मिशन के ऊपर वैलिडेशन लगाई है, और हर एक वैलिडेशन का मतलब था अगर ये वैलिडेशन टूटती है तो इसका मतलब तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब इस वैलिडेशन में भी ऐसा ही होने वाला है। अगर चेंगली पूरी दुनिया को नहीं जीत पाता है तो जो कुछ भी उसके पास में है वो सब कुछ खो देगा, क्योंकि वो मारा जाने वाला है। इस समय चेंगली खुद भी ये सोच रहा होता है कि पूरी दुनिया को जीतना ये कैसे हो पाएगा। इतने सारे बड़े बड़े साम्राज्य है जिनके पास में इतनी बड़ी बड़ी सेना है, उनके ऊपर आगे से अटैक करने के लिए इनको खुद के पास भी एक बहुत बड़ी सेना चाहिए, और वो इकट्ठा करने में टाइम लगता है, और इनके पास में केवल 5 साल का टाइम है। और अब क्योंकि सिस्टम के सामने रोने से कुछ फायदा है नहीं, मिशन मिल चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसे मिशन कंप्लीट करने पर ही अपना पूरा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से वो अपने मेन केबिन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर ये तीनों स्पाइस जगह पर आ चुके हैं। चेंगली इनसे जानने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह के हालात है, तो ये बताने लगते हैं जो लिन साओ मारा गया है उसको मारने का क्रेडिट कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। सबने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि लिन साओ ने खुद को खुद से मारा था। और इसके अलावा चगान सिटी का राजा भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सबके बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है कि कौन अगला चगान सिटी का राजा बनेगा। अभी तक कोई भी आगे बढ़कर सीधे सीधे ये नहीं बोल रहा है कि वो चगान सिटी का राजा बनने वाला है, लेकिन जिस तरह की चीज चल रही है ऐसा लग रहा है जो सबसे बड़ा बेटा था वही आगे जाकर चगान सिटी का किंग बनेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स है। उसके पीछे पीछे काफी सारे लोग हैं जो कि उस किंग बना हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जो 6th प्रिंस था उसके सपोर्ट में जितने भी लोग थे उन्होंने खुद को अलग से राजा घोषित कर दिया है। मतलब 6th प्रिंस के पास ज्यादा सपोर्ट नहीं है, उसे सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, या फिर जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है उसकी मदद से करना है, जो कि करना एकदम नामुमकिन जैसा है। इसके अलावा संग वोकोंग उसने खुद को लिंगजाओ सिटी का राजा घोषित कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और प्रिंस जो कि कुछ टाइम तक चगान सिटी के अंडर में आते थे, अब क्योंकि चगान सिटी खत्म है तो उन्होंने खुद को खुद से राजा क्रिएट करना शुरू कर दिया है। हर कोई अपने अपने सिटी का खुद से राजा बन के बैठ गया है। वो बिल्कुल भी चगान सिटी के अंडर में नहीं रहना चाहते। मतलब नई नई कंट्रीज यहाँ पे उभरने लगी है। तभी चेंगली इन सभी को रोक देता है और फिर इनसे कहने लगता है, सीधे मेन पॉइंट की बात बताओ, मुझे उस गद्दार के बारे में जानना है। मुझे ये बताओ ली सेंगजे अभी फिलहाल क्या कर रहा है। तो इस पे वो लोग बताने लगते हैं ली सेंगजे की बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरीके से उसने आपको धोखा दिया था उसी तरीके से उसके लोग उसको धोखा देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले एम्परर कोई जो कि उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था उसने हाथ पीछे खींच लिया है और अपनी सिटी से उसको निकाल दिया है। और उसके निकालने के साथ में ही एम्परर वोकोंग वो भी उसके साथ में था और वो भी पीछे हट चुका है। मतलब सेंगजे इस टाइम पूरी तरह से अकेला है। लेकिन उसका भाई ली लेंटियान जो कि पहले उसके साथ में नहीं था लेकिन अब उसके साथ में हो चुका है, तो ली लेंटियान खुद को चगान सिटी का किंग बनाना चाहता है, और उसने अपने भाई को अपन से पहले ही एक दूसरी सिटी का किंग बना दिया है। और उस सिटी का नाम रखा गया है लुओफेंग सिटी। ये सुनने के साथ में चेंगली समझ जाता है यहाँ पर जो ली सेंगजाई को ये छोटी जमीन दी गई है ये असल में एक विलेज है। एक विलेज को सिटी बोल के यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो केवल एक पपेट की तरह है, उसको वो जगह दे दी गई है केवल एक दान की तरह, ताकि एक छोटी जगह पर वो सिमट के रह जाए और बड़ा भाई पूरा साम्राज्य हड़प जाए। उस गद्दार के साथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। वो इस तरह की लाइफ डिजर्व करता है। ये कहते चेंगली कब तक खुश हो रहा होता है तभी जासूस आगे बताने लगते हैं ली सेंगजे के आसपास में कब से जासूस भी छूट दे गया है। तो चेंगली पूछने लगता है जासूस किसने भेजा है। तो ये लोग बताते हैं सोंग यूक्यूंग ने, मतलब सोंग वोकोंग का बेटा, वही बंदा जो काफी लंबे टाइम से टोर सिटी के अंदर था। इससे चेंगली थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि सोंग यूक्यूंग के अंदर काफी ज्यादा काबिलियत है। अगर उसने किसी काम को अपने ऊपर लिया है तो उस काम को जरूर से ठीक से कर पाएगा। तो चेंगली इन स्पाई को अपनी तरफ से एक टास्क देता है कि इन्हें ली सेंगजे के ऊपर नजर रखनी है, ना उससे बात करने की कोशिश करनी है और न ही उसको मारने की कोशिश करनी है। केवल अगर कोई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए तो उसको प्रोटेक्ट करना है। यही तुम्हारा मेन टास्क होगा। साथ में मैं ये भी चाहता हूँ उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर उनके साथ में अपना सामंजस्य सेट किया जाए, ताकि अगर वहां पर किसी भी तरह कोई भी हलचल हो तो उसके बारे में तुम्हें पहले पता चल जाए। तो स्पाइस बात को तुरंत ही मान जाते हैं। फिर चेंगली अगला टास्क देता है कि असल में उसको एक लड़की का पता लगाना है। तो लड़की को पूछने लगता है कि कौन सी लड़की। यहाँ पर चेंगली असल मीना की बात कर रहा है, वही लेस्बियन रिपोर्टर जो कि चेंगली को रास्ते में मिली थी। अगर चेंगली इसको अपने विलेज के अंदर लेके आ जाता है तो सिस्टम के हिसाब से चेंगली का विलेज बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा, जो उसको प्रचार करके पूरी दुनिया को टोड सिटी के बारे में बता देगी। चेंगली इसके बारे में हार्ट से पूछता है कि लड़की असल में किस जगह पर हो सकती है। हार्ट को पता है, वो बता देती है बिंगजो सिटी के बॉर्डर के आसपास में,
चेंगलिन से कह देता है कि हाँ उस बॉर्डर के आसपास में जाओ और इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो। उसने पूरा हुलिया वगैरह सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से इस लड़की को ढूंढा जा सकता है। ये लोग आपस बात करने लगते हैं। एक और लड़की, इतनी सारी लड़कियां पहले यहाँ पे विलेज के अंदर है, विलेज मास्टर के साथ में, उसके बावजूद भी इनको एक और लड़की यहाँ पर चाहिए। ये बात धीरे से कर रहे होते हैं। जिन आगे बोलने लगता है वैसे वो लड़की बहुत ज्यादा तेज है, तुम्हें उनसे संभल के रहना पड़ेगा, किसी भी समय तुम्हारे आंखों के सामने होगी और अगले पल आंखों के सामने से गायब हो जाएगी। साथ में चेंगलिन को ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि जब कभी भी लड़की तुम्हारे सामने हो तो उनके सामने बस मेरा नाम ले लेना, तो तुम्हारी सारी बातों को सुनने लगेगी, वरना तुम्हें एक खतरा समझकर तुम पर अटैक कर सकती है, जब वहां से भाग सकती है। उसने एक बार भागना शुरू कर दिया तो तुम में से कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएगा। तभी ये लोग बोलने लगते हैं क्या वो लड़की सच में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है। तो वो लोग पूछते हैं क्या लड़की सुंदर है? तो चेंगली बोलता है हाँ सुंदर तो है, और उन्होंने पहले सुन लिया कि लड़की बहुत तेज है। तो ये अगला सवाल करते हैं क्या इसके बारे में मिस सुइंग से बात कर लेनी चाहिए? आप लड़की को बुला रहे हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि इस तरीके से आप एक और लड़की को इस जगह पर लेके आ रहे हैं। तो चंगली चिल्लाते हुए लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उस लड़की के बारे में किसी भी तरीके से किसी और लड़की से कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट जब वो लड़की हमारे विलेज के अंदर आ जाएगी तब भी उसे किसी और लड़की से मिलने मत देना। इस समय चंगली की नीयत तो एकदम साफ होती है, वो यहाँ की लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मीना यहाँ पर आ गई तो लड़कियों के ऊपर कूदने की, उनके साथ में कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़के खड़े हुए हैं इनको ये बात समझ में नहीं आती। वो हर एक बात का एक अलग मतलब बनाने की कोशिश करते हैं कि विलेज मास्टर को इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि वो चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा लड़की किसी और लड़की से भी ना मिले। इसके बाद में इसी गलतफहमी के साथ में ये तीनों से निकल जाते हैं अपने मिशन के लिए। रात हो चुकी होती है, ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये तो अक्सर ही होता रहता है, विलेज मास्टर जब कभी भी किसी मिशन के लिए निकलते हैं उनको कोई ना कोई लड़की मिल जाती है और वो उसको विलेज के अंदर लेके आ जाते हैं, और हर लड़की उनके पीछे पागल होती है। इसके बाद में क्योंकि ये सारे लोग आदमी है, ये सब भी अच्छी खासी एज में पहुंच चुके हैं, तो अब लड़की और बातें करना शुरू कर देते हैं कि ऐसी कौन सी लड़की हो सकती है जिसने विलेज मास्टर के दिल को इस तरह से लूट लिया है। विलेज मास्टर उसके बारे में सोच सोच कितना परेशान हो रहा है, और उन्हें हमें उसको ढूंढने के लिए कहा है, और खुद से उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि वो लड़की बहुत तेज है, बहुत सुंदर है। मैं तो सोच रहा हूँ वो लड़की कितनी ज्यादा सुंदर होगी जिसने विलेज मास्टर के मन को इतना ज्यादा मोहित कर लिया है। एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल तुम काफी ठीक कह रहे हो, उस लड़की का नाम सीमा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं जब कभी भी उसको मिलूंगा मुझे यकीन है मैं भी उसको देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाने वाला हूँ। लेकिन मैं जैसे उसको देखूंगा मैं समझ जाऊंगा विलेज मास्टर की तरफ से है वो, मेरे को बिल्कुल भी उसकी तरफ कोई गंदी नियत नहीं रखनी चाहिए। एक तीसरा बंदा बोलता है हमें विलेज मास्टर ने काफी इंपॉर्टेंट टास्क दिया है, हमें जल्दी से इस टास्क पे लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो टास्क के लिए निकल पड़ते हैं। जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। आपस में बात चल रही है, इस टाइम पर स्विंग किस जगह पे एंटर जाती है, जिसने इन तीनों की इन सारी बातों को सुन लिया है। वो इनसे पूछने लगती है टास्क कौन सा टास्क, विलेज मास्टर ने तुम्हें कौन सा टास्क दिया है? और जिस सुनने के साथ में ये जो फ्लैंक नाम का बंदा था ये सबसे पहले यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको कुछ जवाब नहीं देना, स्पेशली उस लड़की के बारे में, क्योंकि लड़की के बारे में बात करने पर ये दोनों तरफ से पिटने वाले हैं। सुइंग को जिसे पता चलेगा वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और सारा गुस्सा इनके ऊपर उतार देगी। और जब चेंगली को पता चलेगा कि मना करने के बावजूद भी इन्होंने ये बात सुइंग को बता दी तो चेंगली अलग से गुस्सा हो जाएगा। इसी वजह से फ्लैंक नाम का बंदा तो पहले भाग जाता है, लेकिन जो बाकी दो बंदे होते हैं ये फंस जाते हैं। इनके पास में इस समय कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम कहने के लिए काफी कुछ है लेकिन किसी जुबान एकदम बंद सी होती है। लेकिन फिर स्विंग थोड़ी जिद करना शुरू करती है, बताओ मुझे उसने तुम्हें किस तरह का टास्क दिया है? अब तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो तो मेरी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर उनको मजबूरी होकर सब कुछ बताना पड़ता है, और जहाँ से सीन शिफ्ट होता है हम सुइंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में इस बच्चे के साथ में, ये उसकी बेटी है। तभी चेंगली की जगह पर एंट्री होती है, वोल्केनो बस फटने वाला है। वो यहाँ पर आते हुए बोलने लगता है क्या मेरी बेटी सो चुकी है? स्विंग बोलती है हाँ बिल्कुल वो सो चुकी है, तुम्हें एक बार जाके इससे बात कर लेनी चाहिए। वैसे आजकल तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, सुनने में आ रहा है तुम काफी सारे लोग काफी सारे टास्क दे रहे हो। चैनल को भी बात समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, वही तो नॉर्मली उसके पास में आने लगता है। तभी स्विंग उसे कान पकड़ लेती है, उससे कहने लगती है मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम अगर कभी भी किसी भी लड़की को पसंद करते हो उसको यहाँ पर बुलाना चाहते हो तो उसके बारे में तुम पहले मुझसे बात करोगे, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ये बात मुझसे छुपाने के लिए कहा, ये बहुत ज्यादा गलत है। जब मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम दे रही हूँ तो इसके बावजूद भी तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? इसके बाद में चेंगली यहाँ पर स्विंग समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं जैसे तुम समझ रही हो। उसके अंदर अपना सर झुकाने लगता है, उससे माफी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन स्विंग बिल्कुल बात सुनती नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी बच्ची है, और अगर चेंगली कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा तो बच्ची उठ सकती है। वो तुरंत ही चेंगली को रूम से बाहर निकाल देती है, और चेंगली कुछ कर भी नहीं पाता, न उसको कुछ जवाब दे पाता है, न ही कुछ और। अब वो रूम से बाहर निकल चुका है, रात का समय। तो एनवू डिसाइड करता है स्विंग के पास नहीं तो लाइलिन के पास में चलते हैं। जब चेंगली लाइलिन के पास पहुंचता है ये लोग कुछ किताब वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं जो कि स्टडीज से रिलेटेड है। लाइलिन को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको नींद से आ रही होती है, तो चेंगली उसको सोने के लिए भेज देता है। इसके कुछ देर बाद में लाइलिन दोबारा से उठती है और चेंगली और उसके बीच में कुछ सीन वगैरह क्रिएट हो जाता है, और ये सुबह तक चलता है।
इसके बाद में सिटी का डेवलपमेंट दिखाई देता है। फैन के साथ में कुछ घुड़सवार अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ इंजीनियर एक तोप बनाने के काम में लगे हुए हैं। अगर ये तोप क्रिएट हो जाती है तो दूर दूर तक अटैक करना इनके लिए पॉसिबल हो जाएगा। सिटी का डिफेंस और भी शानदार हो जाने वाला है और तोप को तो अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो मतलब अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अभी इस समय चेंगली और काफी सारे इंपॉर्टेंट लोग इस जगह मौजूद है जहाँ पर असल में इस तोप का एक ट्रायल होने वाला है और सब लोग इसको देखने के लिए आए। आपस में बात चल रही होती है ये किस तरह का वेपन है, काफी ज्यादा भारी भरकम सा लग रहा है और दिखने से भी लग रहा है कि काफी ज्यादा खतरनाक है। एक दूसरा बंदा बोलता है ये एक स्पेशल तरह का साइज वेपन है जिसकी मदद से किले की दीवारों और गेटों को तोड़ा जा सकता है और इसके अलावा इस वेपन को तो अटैक के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मतलब सिपाहियों के ऊपर भी इसको फायर कर काफी बड़ी सेना को नष्ट कर दिया जा सकता है। इसके बाद इस वेपन को रेडी किया जाता है, इसका ट्रायल अब किया जा सकता है तो चंगली परमिशन देता है। इसके बाद में सामने की तरफ काफी सारे टारगेट्स है। तोप के अंदर एक गोले को डाला जाता है और फिर जैसे ही गोला फायर होता है वो एक जगह पर जाकर गिरता है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। सबके एकदम कान सुन पड़ जाते हैं और उन्हें आज से पहले कभी भी इस तरह कोई अटैक नहीं देखा था। ये असल में एक बॉम्ब की तरह है जिसको दूर तक फेंका जा सकता है और उस एरिया का जितना कुछ भी होगा वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी इस समय इस तोप की मदद से आधा मील दूर निशान लग गया है जो कि एकदम परफेक्टली लगा है। तो चैंगलिन क्राफ्टमैन से पूछने लगता है इस निशानों कैसे सेट किया गया। इस पे क्राफ्टमैन बताने लगता है कि आसपास के जो निशाने होते हैं आधा मील, 1 मील या फिर 1.5 मील तक का हमने अनुमान लगा लिया है कि तोप का निशाना किस तरह से करने पर वो कितनी दूर जाए गिरेगा, लेकिन इसकी मदद से हम 2 मील और 3 मील तक भी फायर कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये तोप का निशाना किस जगह पर होगा ये हम बिल्कुल भी सेट नहीं कर सकते। इसका पता लगा पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चैंगलिन को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। चैंगलिन के पास में काफी अच्छी नॉलेज है, उसने अपने खुद के टाइम के अंदर कई बार इस तरह के वेपन्स को देखा है और वही नॉलेज यहाँ पर उनको बताने लगता है कि किस तरीके से एक सही एंगल को बनाया जाता है, हवा की दिशा को सेट की जाती है और हवा का अनुमान लगाकर एकदम परफेक्टली सही एम करके गोले को फायर किया जाता है। इस समय जब चंगली की सारी ट्रेनिंग चल रही होती है वो इनको सबको समझा रहा होता है तो चंगली के सारे लोग अपना मुंह खोले खड़े हुए होते हैं कि उन्होंने ये क्या देख लिया, ये किस तरह का वेपन है और इस वेपन की मदद से तो लड़ाई के रुख को पूरी तरह बदला जा सकता है। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।